आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स। ये क्लास 10th का चैप्टर 1 है। देखिए, सबसे पहले तो ये चैप्टर जो होता है वो क्लास 9th से लिंक्ड है। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर अगर आप नंबर सिस्टम देखेंगे तो इस चैप्टर, ये वाला चैप्टर क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर और क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर, ये दोनों आपस में काफी कुछ लिंक्ड है। तो पहली चीज तो ये कि क्लास 9th का जो नंबर सिस्टम चैप्टर है, अगर आपने उसको ढंग से नहीं पढ़ा है तो पहली चीज तो इस चैप्टर पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। तब आप इस चैप्टर में तब अच्छी तरीके से स्कोर कर पाओगे। क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वहां पे आई मीन टू से क्लास 9th में ये बताने की, ये समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपने वहां पे इन चीजों को, बेसिक चीजों को नहीं समझा, इस तरीके से समझिए। क्या इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि इनका यूटिलाइजेशन है आगे। आगे यूटिलाइजेशन का मतलब है जैसे रूट टू इरेशनल है कि नहीं है, वहां पे रूट टू इरेशनल को हम लोगों ने माना था, यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले अब पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या 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 चीजें हैं इस चैप्टर में जो कि हम लोगों को कवर करनी है। पहली चीज हमें ये कवर करनी है कि एलसीएम एंड एचसीएफ को हमें कवर करना है। एलसीएम एंड एचसीएफ को जब हम कवर करेंगे, क्योंकि पहले तो हमने, पहली चीज तो ये कि हम लोगों ने पहले छोटी क्लासेस में भी एलसीएम एंड एचसीएफ को समझा होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट भी है। एलसीएम और एचसीएफ को आप निकालना तो समझते ही समझते हैं, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इनका एप्लीकेशन, मतलब इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स जो होंगी उन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कंफ्यूजिंग पार्ट ये होता है कि एलसीएम कहाँ पे यूज होगा, एचसीएफ कहाँ पे यूज होगा, ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है। तो इस चीज को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एलसीएम वाली प्रॉब्लम को, एचसीएफ वाली प्रॉब्लम को। क्योंकि आप एग्जाम कंडीशंस में, आपको जब टाइम का प्रेशर रहता है और स्पीड चाहिए होती है, तो फिर आपको ये नहीं, ये आप मेंटली नहीं सोचोगे, हिट एंड ट्रायल नहीं करोगे कि एलसीएम कहाँ लगेगा, एचसीएफ कहाँ लगेगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं जो कि इरेशनलिटी ऑफ ए नंबर प्रूव करती हैं, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। रूट टू इरेशनल है कि नहीं, रूट टू इरेशनल है कि नहीं, और ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं ये सारी चीजें। इस पूरे के पूरे टॉपिक का, रियल नंबर टॉपिक का जो पूरी की पूरी अगर हम ये बात करें कितने मार्क्स आते हैं, तो 7 to 8 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। बट ठीक है, चैप्टर 1 है तो हम लोग उसको आराम आराम से करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स, अगर हम क्लास 9th की डेफिनेशन की बात करें तो क्लास 9th में क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं और इरेशनल नंबर आते हैं। इन 5 चीजों को मिलकर के एक रियल नंबर बनता है। ठीक है। रियल नंबर कॉन्स्टिट्यूट द यूनियन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ये चीज आपको ध्यान देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या क्या कहा, कौन कौन सी चीजों को आपको देखना पड़ेगा, कौन कौन सी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। दूसरा होगा हमारे पास होल नंबर्स। तीसरा हमारे पास होगा इंटीजर्स। चौथा हमारे पास होगा रैशनल नंबर। और पांचवा हमारे पास होगा इरेशनल नंबर्स। ये 5 नंबर्स जो होंगे वो हमारे पास होंगे। और जब आप इन नंबर्स को समझ लोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगी। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं फ्रॉम 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। इंटीजर्स क्या होते हैं? -1 -2, ये माइनस इन्फिनिटी भी होगा, -1 0 1 2 टिल इन्फिनिटी।
रैशनल नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होंगे, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। इरैशनल नंबर का कैसे? इरैशनल नंबर होंगे जो जो भी नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो। सॉरी, इरैशनल नंबर जैसे कि एग्जांपल ले लें, √2, √3, √4, ये सारे हमारे के सारे के क्या, सारे के सारे नंबर क्या होंगे? इरैशनल नंबर्स होंगे। जो भी रैशनल नंबर्स नहीं है वो इरैशनल नंबर्स के कैटेगरीज में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम हम इनको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आप इनको समझोगे नहीं तो, क्योंकि इनका यूटिलाइजेशन है, क्वेश्चंस में एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और उनका वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एचसीएफ क्या होती है। एचसीएफ को डेफिनेशन के हिसाब से एचसीएफ हाईएस्ट पॉसिबल नंबर है दैट डिवाइड्स बोथ द नंबर कंप्लीटली। ठीक है। ऐसा नंबर जो कि बोथ द नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो एचसीएफ कहलाएगा। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए 12 और 36 ले लें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें। अभी हम ये चीज देखेंगे एचसीएफ को किस तरीके से फाइंड करते हैं। अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 12 और 36 का हमने निकाला। प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का क्या होगा? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन 36 का क्या होगा? 2 इंटू 2। ठीक है। अब एचसीएफ निकालने पे क्या लेते हैं? एचसीएफ में जो भी दोनों कॉमन कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे में इसमें 2 इंटू 2 कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम कॉमन को उठा लेंगे। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। ये इतना पोर्शन हमारा कॉमन है, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये 12 हो गया। 12 एक ऐसा नंबर आ रहा है जो कि हाईएस्ट पॉसिबल नंबर है, जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे क्या करेगा? 12 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 36 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों के दोनों नंबर्स हमारे कंप्लीटली डिवाइड हुए हैं। ठीक है। अब एलसीएम की बात करें। एलसीएम ऐसा पॉसिबल लोएस्ट पॉसिबल नंबर होता है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स। हमारा एक ऐसा पॉसिबल नंबर जो कि छोटा हो सबसे ज्यादा, और उस नंबर वो नंबर दोनों नंबर्स को डिवाइड कर पाए, मतलब उसको डिवाइड दोनों नंबर कर पाए कंप्लीटली। अगर हम 12 और 36 की बात करें और इसका एलसीएम निकालें, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारे पास होगा, हाईएस्ट पावर लेंगे 2 की तो कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर हो जाएगा। 3 की लेंगे 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो आएगा क्या हमारे पास? 4। 36 ऐसा नंबर है जिसको दो नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम हमारा 36 हो गया, एचसीएफ हमारा 12 हो गया। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हम निकालते हैं। अब ये देखें कि हम अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है, अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास जनरली दो कॉमन मेथड हम लोगों को दिए गए हैं। उन दो कॉमन मेथड्स को अप्लाई करके हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, तो वो दो कॉमन मेथड्स कौन से हैं? पहले दो कॉमन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। वो सबसे पहले हमारा जो मेथड है वो इक्लिड्स डिवीजन मेथड है। ठीक है। इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। और दूसरा हमारा क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है? इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को देखिए, इसको ये एचसीएफ फाइंड करने के लिए एक काफी बढ़िया मेथड है, और बड़े बड़े नंबर्स का एचसीएफ इससे फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप समझने के लिए देखो, यहाँ पे समझने के लिए क्या है? 18
30 दिए हुए हैं। दो नंबर्स हमारे पास हैं, ए हमारे पास 18 है, बी हमारे पास ए बड़ा नंबर है, जैसे ये कंडीशंस हैं। तो हमारे पास ए क्या है, हमारे पास ए जो है वो 30 है और बी हमारे पास क्या है 18 है। अब इसको डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया 18 30 से, तो क्या हुआ 1 से जाएगा, -18 आया, रिमाइंडर कितना बचा 12 बचा। जो नंबर यहाँ पर होता है उसको हम लोग उतारते हैं यहाँ पर, ठीक। फिर से 12 से डिवाइड किया तो कितना आया, हमारा रिमाइंडर कितना आया 6 आया। अब 12 को हम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर क्या है, एट द एंड रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। जो जिस भी नंबर पे हमारा 0 रिमाइंडर आ जाता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। ये मेथड है इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम का। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अभी अभी मैंने डिस्कस किया है, वैसा ही मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, एचसीएफ और 20 और 24 को हमें एचसीएफ फाइंड करना है। 20 का क्या दिया हुआ, 20 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है। 24 को क्या करेंगे, 24 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है। द फैक्टर कॉमन टू 20 एंड 24 कितना हो जाएगा, कॉमन फैक्टर कितना जा रहा है इसमें, 2 is equal to which is 4, which in turn the HCF for 2024 will be 4 हो, ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा। ये यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखाएंगे और इसका यूटिलाइजेशन भी हम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को एचसीएफ दिया हुआ है और हमें एलसीएम फाइंड करना है, या फिर एलसीएम दिया हुआ है एचसीएफ फाइंड करना है, या फिर दोनों दिया हुआ है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड करना है। देखिए 36 एंड 56 हमारे पास टू नंबर दिए हुए हैं और एचसीएफ इसका क्या है, एचसीएफ हमारे पास 4 निकाला है इन्होंने। एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम से आप कुछ भी निकालो तो 4 ही आएगा। एलसीएम कितना आया 504 आया, ठीक है। देखिए 36 और इंटू 56 को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 2016 है। सिमिलरली एलसीएम, सिमिलरली जब हमने एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तो 2016 आया, एचसीएफ इंटू एलसीएम 10, 36 इंटू 56 इज इक्वल टू 4 इंटू 504। अब क्या हो रहा है, सिमिलरली अगर हम दूसरा भी एग्जांपल देखें तो 5 इंटू 6 होगा, अगर हम देख लें तो एचसीएफ इज 1 एंड एलसीएम इज 30। 5 इंटू 6 का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, प्रोडक्ट 30 होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो रहा है 30, 5 इंटू 6 5 इंटू 30, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम का इंपॉर्टेंस क्या है, पहली चीज तो ये, इसका इंपॉर्टेंस को समझिए और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पर होगा। इन दोनों चीज को जब आप समझ लोगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक बेहद एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को क्रैक करने में आप कैपेबल हो जाओगे, क्योंकि वो चीज इससे लिंक्ड है और वो क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम्स में आते हैं और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है कि हर कंपोजिट नंबर का, एवरी कंपोजिट नंबर every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur, ठीक है। कहना क्या क्या चाह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर को हम लोगों का प्राइम फैक्टर्स करेंगे, वो प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो यूनिक प्राइम फैक्टर्स होंगे, हमेशा वही प्राइम फैक्टर्स आएंगे, बट उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है T2760 है, इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए निकल के आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये कहना चाह रहा है कि इस कंपोजिट नंबर के हमेशा प्राइम फैक्टर्स ये आएंगे, मतलब 2 होगा 3 बार, 3 होगा 2 बार और 5 होगा 1 बार और 7 होगा। इनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। ऑर्डर डिफरेंट का मतलब ये क्या है, 32760 दिया हुआ है,
तो इनका ऑर्डर डिफरेंट का मतलब ये हो सकता है 2 यहाँ आ सकता है, 3 यहाँ आ सकता है, 5 यहाँ आ सकता है, फिर 2 यहाँ आ सकता है, फिर 3 यहाँ आ सकता है, फिर 2 ये हो सकता है, फिर 7 हो सकता है। इस तरीके का ऑर्डर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट ये फैक्टराइजेशन होगा वो पूरा का पूरा यूनिक होगा। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, चलिए अब देखिए इसका, अब मैं ये दिखा देता हूँ आपको इसका कहाँ यूटिलाइजेशन है। सबसे पहले इसका यूटिलाइजेशन जो है ना वो यहाँ पर है। इस थ्योरम को समझना जरूरी है क्योंकि रूट टू इज इरेशनल। ये वाले क्वेश्चंस रूट टू इज इरेशनल, रूट थ्री इज इरेशनल, रूट फाइव इज इरेशनल, ये प्रूफ करना में इनका यूटिलाइजेशन होता है। इस थ्योरम का यूटिलाइजेशन होता है, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये देखिए यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो जब आप ये चीज समझ जाओगे ना तब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस और इस थ्योरम को समझने में आसानी होगी। ये इस थ्योरम का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए अब देखिए इतना समझने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए consider the number 4n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 की power n ends with digit 0. पहले इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n इज ए नेचुरल नंबर का क्या मतलब हुआ, n की क्या वैल्यू होगी, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 till infinity. Check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with digit 0. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 4 की कोई n नंबर है, n पावर है, मान लीजिए 4 की पावर है 3 1 2 5। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो आ रहा है 3 2 9 7 6 5 4 3 2 1 9 2 5। ये हाइपोथेटिकल है, एग्जैक्टली नहीं है ऐसा कुछ। एग्जैक्टली मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा ये नंबर नहीं आएगा। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ। अब इसमें ये कह के आ रहा है कि क्या एंड विद डिजिट 0 से होगी, मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये डिजिट है, ये वाली डिजिट एंड डिजिट 0 आएगी कि नहीं आएगी, ये हमें प्रूफ करने को पूछ रहा है। समझ में आया? क्वेश्चंस पूरा अच्छी तरीके से क्लियर है, समझिए पहले इस चीज को, इसके बाद आगे बढ़िए। अब देखिए अब देखिए देखिए सबसे पहले अब आप ये देखिए 4 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n ये लिखा जा सकता है पहली चीज। n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। 2 ये हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 के केस में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 के केस में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। n इज इक्वल टू n के केस में क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये n टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए इतना तो क्लियर हो गया। अब एक चीज हम अगर पिछली वाली स्लाइड से समझने की कोशिश करें कि जब भी कोई कंपोजिट नंबर होगा तो जो हमारे उसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे, यूनिक। इसमें प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। समझ में आ गया इतनी बात? अब देखिए
जब हमें ये समझ में आ गया कि इसके प्राइम फैक्टर यूनिक होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, तो अगर हमें डिजिट जीरो चाहिए एट द एंड, तो हमारे पास अगर हमें डिजिट जीरो चाहिए, डिजिट जीरो चाहिए हमें, डिजिट जीरो अगर हमारे लिए रिक्वायर्ड है एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्राइम फैक्टर्स जिसमें 2 आता हो एंड 5 आता हो, तभी हमारा डिजिट जीरो होगा। कुछ लोग कहेंगे भाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप इसको देखें, अगर आप कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए ले लीजिए 6 के प्राइम फैक्टर कर दो, 2 इंटू 3 आ गया, 9 के प्राइम फैक्टर कर दो, 3 इंटू 3 आ गए, 18 के प्राइम फैक्टर करो, 18 के प्राइम फैक्टर करिए यहाँ पे, ठीक है। अब इन्हें जरा एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आता है, 30 आएगा, और 9 33 9 90 आएगा। देख रहे हो आप, एंड डिजिट जीरो बन रही है, किसकी वजह से, 5 की वजह से, ठीक है। इसलिए 5 का यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो बिकॉज प्राइम फैक्टर्स will remain unique will remain unique as stated in fundamental theorem of arithmetic. So 4 की पावर will 4 की पावर n will never have and is it zero. समझ गया इतना आप? अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये तो एग्जाम्पल हुआ, अब ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। ये देखिए, check whether 6 की पावर n can end with digit 0 for any natural number n। क्या करेंगे इस केस में? इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 6 की पावर n है हमारे पास, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 की पावर n। अब हम डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3। जब हमने n इज इक्वल टू 1 डाली, 3 आया हमारे पास, n इज इक्वल टू 2 डाली तो हमारे पास क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। n इज इक्वल टू 3 डाली तो हमारे पास क्या है, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3।
into 2 into 3, n is equal to 4, 2 into 3 into 2 into 3. ठीक, जब n इज इक्वल टू n आएगा तो क्या होगा, into 2 into 3 into n times. ठीक, अब एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी कि सेम चीज, इफ prime factors will be 2 and 5, then in digit will be 0. ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. इसका पूरा फुल फॉर्म लिखेगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ composite numbers will remain. तो 6 की पावर n के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 and 3, this will remain unique. So 6 की पावर n will never have n digit 0. इतना समझ गया. देखिए इस तरीके से क्वेश्चन करना, और इन दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे. ठीक, चलिए अब इसी से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है. इफ n is a natural number, then which of the following number ends with digit 0? ठीक है, क्या कह रहा है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 6 की पावर n, ये 12 की पावर n हो जाएगा, ये 12 की पावर n हो जाएगा, ये 10 की पावर n हो जाएगा, ये 15 की पावर n हो जाएगा. देख रहे हो, मैंने अभी अभी आपको एक चीज और बताई कि जब भी हमारे पास प्राइम फैक्टर 2 and 5 होंगे तो हमारा एंड डिजिट जो होगा वो 0 होगा. तो प्राइम फैक्टर 2 and 5 यहाँ पे किसके पास है, इसी के पास तो है, सिर्फ बी वाले के पास. तो प्राइम फैक्टर 2 and 5 इसके पास है. तो यही हमारा ये बताएगा कि हम एंड डिजिट इसी के पास 0 होगा. ये हम लोग इस इन्हीं क्वेश्चन से लिंक्ड है, इस वाले क्वेश्चन से और इस थ्योरम से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF of 96 and 404 by the prime factorization method and hence find their LCM.
तो HCF अगर हमें निकालना है तो HCF हम कैसे निकालेंगे? 96 एंड 405 ना HCF निकालना है, HCF 96 और 404, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फैक्टर्स 96 के निकालेंगे। 96 क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे? 3 3 9, 3 2 6, क्या आ रहा है? 3 इंटू 2 की पावर 5। 04 के क्या आ रहा है? 104। देखिए प्राइम फैक्टर्स 404 के कितना आ रहा है? 4 इंटू 101 और प्रिसाइसली क्या है? 2 इंटू 2 101। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? HCF हमारा कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन इसमें क्या है? 2 इंटू 2, इसमें इससे तो 2 इंटू 2 ले लेंगे, तो 2 इंटू 2 4 हमारा HCF कॉमन फैक्टर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? एलसीएम निकालने का एक बहुत बेसिक तरीका ये है कि HCF इंटू एलसीएम, टू नंबर्स, ठीक है। तो 96 इंटू 404 हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा। HCF हमारा 4 होगा। तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आएगा? 96 इंटू 101, 9696 ये हमारा एलसीएम होगा। इतना समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए पहली चीज तो हम लोगों ने ये देखा कि एक चीज आपको समझनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स ये एलसीएम इंटू HCF होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत चीज है। देखिए अगर हमें HCF एंड एलसीएम तीन नंबर का फाइंड करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल देगा 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। 2 इंटू 3 होता है 72, 2 क्यूब इंटू स्क्वायर और 120 का ये भी होगा। अब हमारे पास क्या आ रहा है? अब हमारे पास आ रहा है HCM। HCF हम कैसे फाइंड करें? HCF हमें निकालने के लिए हम लोगों ने ये समझा है कि जो भी कॉमन होगा तीनों में, इसमें 2 इंटू 3 है, इसमें 2 क्यूब 3 स्क्वायर है, 2 क्यूब 3 इंटू 5, तो जो भी कॉमन होगा 2 इंटू 3 वो HCF हो जाएगा। HCF हो गया इसका। एलसीएम क्या होगा? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 की क्या है? 2 क्यूब है, 2 क्यूब। हाईएस्ट पावर 3 की क्या है? 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। हाईएस्ट पावर 5 की क्या है? 1। तो 360 हमारा एलसीएम। इतना समझ में आ गया। जब हमारे पास HCM और एलसीएम हमारे पास निकल के आ गए तो हम ये देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स भी एलसीएम और HCF के बराबर होता है? तो ऐसा नहीं है। एलसीएम थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो एलसीएम और HCF के बराबर नहीं होता है। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और याद रखिएगा, तो इसमें गलती मत करिएगा। उस केस में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही लगाना पड़ेगा। हमारा HCF और HCM निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जब हमारे पास HCF और LCM हमारा थ्री नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है, यह PQNR पॉजिटिव इंटीजर है, फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड गुड फॉर थ्री नंबर्स। जब हमारे पास PQR दिए तीन नंबर्स हुए तो LCM PQR का क्या होगा? बात यह है
चलिए आप ये देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है। जब हमारे पास 3 नंबर्स हैं और हम एलसीएम और एचसीएफ उसका निकालना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया हुआ है। जब हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, P इंटू क्यू इंटू आर, HCF ऑफ पी क्यू आर, HCF ऑफ पी क्यू इंटू HCF ऑफ क्यू आर इंटू HCF ऑफ पी आर। ये हमारा एलसीएम को निकालने का हमारा एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला। सिमिलरली अगर HCF निकालना है पी क्यू आर का तो पी क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, एलसीएम ऑफ पी क्यू इंटू एलसीएम ऑफ क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी आर। ठीक है, वैसे तो सरल तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही पड़ता है, आप उसे 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, कितना का भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं अगर उसको प्रॉपरली आपने समझ लिया तो। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 कैसे निकालेंगे, 140 270 जा 235 जा 57 जा, तो क्या है 2 इंटू 2 5 इंटू 7, यही करके निकालने हैं सारे सारे प्राइम फैक्टर्स। 156 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 9 जा 1 जा 3 3 3 जा 9 2 इंटू 2 3 इंटू 13। ठीक है, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स निकालने, और ऐसे ही सारे जिसका प्राइम फैक्टर जिसका प्राइम फैक्टर जिसका प्राइम फैक्टर आप निकाल सकते हो, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए फाइंड दी एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, द फॉलोइंग फिर वेरीफाई करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। एक मैं निकाल के दिखा देता हूँ, देखिए 26 इंटू एंड 91 का, हमें प्राइम फैक्टर्स 26 का निकालना है पहले, प्राइम फैक्टर 91 का क्या होगा, 13 7 जा 7 3 जा ये आया 13 इंटू 7। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, की हाईएस्ट पावर 2, 13 के हाईएस्ट पावर 13 और 7। एचसीएफ क्या होगा हमारा, कॉमन क्या है 13, तो एलसीएम हमारा कितना बन के आएगा 91 इंटू 2 और एचसीएफ हमारा 13। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 26 इंटू 91 13 इंटू 91 इंटू 2 26 इंटू 91, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी इज इक्वल टू 26 इंटू 91। ठीक है, समझ गए। सिमिलरली आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे और ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे, क्वेश्चन इजी है, कोई बहुत बड़ा बिग डील नहीं है इसमें। अब देखिए, अब हमारे पास 3 नंबर्स आ गए 12 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स किसका निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का प्राइम फैक्टर्स क्या निकालेंगे, 5 इंटू 3। 21 का क्या निकालेंगे, 21 का प्राइम फैक्टर होगा 3 इंटू 7। अब हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की हाईएस्ट पावर 2 क्यूब, 3 की हाईएस्ट पावर 3, 5 और 7। एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है इसमें, सब में कॉमन है 3, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ये नहीं होता है, हमेशा याद रखिए, समझ गए आप लोग। अब देखिए एलसीएम हमारा निकल के आ गया, 4 या 12 12 पंजे 60,
420 हमारा एलसीएम निकल के आया और एचसीएफ हमारा 3 निकल के आया। सिमिलरली आप ये वाला क्वेश्चन भी निकाल लोगे और ये वाला क्वेश्चन भी निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन दैट एचसीएफ हमारे पास पता है, एलसीएम हमें निकालना है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम is equal to product of two numbers a into b। HCF हमारे पास कितना दिया हुआ है, HCF हमारे पास दिया हुआ है 9 इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर a इंटू b 306 657, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये देखेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा 2657 22,338 22,338 ये हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था और आपको याद होगा कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दोनों सिमिलर है, तो हम लोगों ने अटेम्प्ट करके इसको देखा था। चलिए अब ये है हमारे पास, इसको ये प्रूफ करना है ये कंपोजिट नंबर है क्या। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं जो, पहली चीज पहले हम लोग प्राइम नंबर्स को समझते हैं। प्राइम नंबर्स में क्या है, मान लीजिए 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 क्या हो रहा है, या तो खुद से डिविजिबल होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा, ये 1 से डिविजिबल होगा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर खुद से तो डिविजिबल होते ही होते हैं, 1 से भी डिविजिबल होंगे और ये और नंबर से भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले लो 4, 4 क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या होगा, ये एक कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हाँ ये 7 11 इंटू 13 प्लस 13 ये हमारा कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो 13 को कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 11 प्लस 1 78 इंटू 13 ये आएगा हमारे पास, ठीक है। इसके फैक्टर्स करेंगे, ठीक, 13 और 6 है 7, तो ये कंपोजिट नंबर डायरेक्ट है क्योंकि इसके खुद से 1 से और 13 और 7 से 13 और 6 से इतने फैक्टर्स इसके हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। नेक्स्ट क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे इससे, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा हमारा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 5 इंटू 1009 ये निकलेगा। 1009 एक हमारा प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, बट 5 9 जो 45 इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, इसका 5 फैक्टर होगा, 1009 फैक्टर होगा, तो ये क्लियरली कंपोजिट नंबर है क्योंकि दो नंबर ये 5045 तो अपने आप से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 109 से भी डिवाइड होगा, तो ये क्लियरली
हमारा कंपोजिट नंबर। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ये सर्कुलर पाथ हमारी दी हुई है। Let's drive one round of the field. Well, Ravi takes 12 minutes. सोनिया 18 मिनट लेगी तो धीमे धीमे चलेगी। रवि तेज चलेगा क्योंकि कम समय लेगा। समझ में आया इतना? सोनिया 18 मिनट्स। ठीक। तो अब एक चीज देखिएगा, क्या कह रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों ने यहां से शुरू किया, सेम समय पे शुरू किया, सेम डायरेक्शन में शुरू किया। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो फिर से कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अगर आप इसे इस तरीके से सॉल्व करें ना तब भी आंसर आएगा। देखिए सोनिया क्या करेगी, 18 मिनट्स लगाएगी, यहाँ पे पहुंचेगी। रवि क्या करेगा, 12 मिनट लगाएगा और तेजी से पहुंच जाएगा यहाँ पे। जब सोनिया यहाँ पे होगी तो रवि यहाँ कहीं होगा, है ना। सोनिया क्या चलेगी, 18 मिनट्स में इस तरीके से चलेगी पूरा, और 18 मिनट्स कंप्लीट हुआ तो यहाँ गई। रवि क्या करेगा, अगर दोनों पॉइंट पे चल रहे हैं और रवि की स्पीड ज्यादा है क्योंकि टाइम कम ले रहा है, तो रवि सर से पहुंचेगा। जब यहाँ पे सोनिया होगी तो रवि कहीं कहीं यहाँ कहीं होगा। ये मान लीजिए उससे आगे तो होगा। ठीक है, इतना समझ में। अब क्या होगा, रवि क्या करेगा, 12 मिनट कंप्लीट होने के बाद फिर 12 मिनट कंप्लीट कर देगा। तब तक सोनिया कहीं यहाँ कहीं होगी, जब रवि यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। कोई मतलब इसको आप एकदम एक्यूरेट पोजीशन नहीं फाइंड कर सकते अपने डाटा से, बट उसके पीछे ही होगी। फिर रवि जाएगा, तब तक क्या करेगी सोनिया, पहुंचेगी और रवि भी पहुंच जाएगा। देखिए सोनिया 18 मिनट ले रही है फर्स्ट में राउंड में, 18 मिनट सेकेंड राउंड में, 18 मिनट। ये क्या हो गया, ये सोनिया हो गई। रवि क्या करेगा, फर्स्ट राउंड में 12 मिनट, सेकेंड राउंड में 12 मिनट है, 12 मिनट। अब कोई पूछेगा थर्ड राउंड 3 राउंड क्यों ले उसने, हमें निकालना क्या है, ये तो देखिए। हमें ये निकालना है कि कब वो अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तो तभी मिलेंगे जब हमारे पास सेम समय होगा। देखिए 36 मिनट दोनों का समय जब मैच करेगा तो वो दोनों एट द स्टार्टिंग पॉइंट होंगे, वो लोग मिलेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। समझ में आया? अब देखिए, अब इसको कैसे और दूसरे तरीके से निकाला जा सकता है। ये तो आपने ये सोच लिया कि हाँ इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सोनिया जब चलेगी यहां से, सोनिया का कितना टाइम है, सोनिया का टाइम चाहिए।
हमें क्या चाहिए, हमें सोनिया का टाइम चाहिए। एक मिनट, सोनिया का टाइम हमें चाहिए 18 मिनट। वो 18 मिनट में पूरा करती है, यहाँ से चलेगी, पूरा चक्कर लगाएगी, 18 मिनट कंप्लीट। रवि क्या, रवि चलता है 12 मिनट, यहाँ से चलेगा, सोनिया से तेज चलेगा, टाइम कम है तो फटाक से पहुंच जाएगा। ठीक। अब देखिए एक चीज, जब सोनिया ऐसे चलना शुरू करेगी तो मान लीजिए वो यहाँ कहीं पहुंचेगी सोनिया, रवि का टाइम कम है तो रवि क्या करेगा, सट से क्रॉस करेगा, वहां पहुंचेगा यहाँ पे। इतने तो क्लियर हो गया होगा। तो हमें चाहिए क्या, हमें ऐसा नंबर चाहिए लोएस्ट पॉसिबल। को डिवाइड करने का यहाँ पे मतलब ये है कि दोनों टाइम को सेटिस्फाई करें, क्योंकि वही टाइम, दोनों का टाइम जो होगा यहाँ पर वो सेम होगा। जब मीट करेंगे एट द सेम पॉइंट पे तो दोनों उतना ही टाइम तो लेंगे, तभी तो मीट करेंगे। मान लीजिए आप जा रहे हो दिल्ली टू हरिद्वार जा रहे हो, कोई गया, आप दो लोग थे, दोनों ने चलना शुरू किया दिल्ली टू हरिद्वार। एक ने क्या किया, ये दिल्ली है मान लीजिए, और ये क्या है, ये हरिद्वार। एक तेजी से चलना शुरू किया, मान लीजिए कोई एक्स है, वो तेजी से चलना शुरू किया यहाँ से, उसकी स्पीड है मान लो 300 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन से जा रहा है ये समझ लीजिए, या फिर कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। वाई भी इसी डायरेक्शन में चलना शुरू किया, और लेकिन वाई की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर। तो होगा क्या, जो दिल्ली टू हरिद्वार जा रहे हैं तो एक्स हरिद्वार में पहले पहुंच जाएगा, पहुंच गया। वाई क्या होगा, वाई आएगा, क्योंकि स्पीड दोनों की आधी है, तो जब वाई मिड में होगा तो एक्स, तो हरिद्वार पे एक्स होगा। अब हम ये चाहते हैं कि वो टाइम बताया जाए या वो डिस्टेंस बताई जाए जब एक्स और वाई मीट करेंगे। वाई जब इस डायरेक्शन में यहाँ पर होगा तो एक्स रिटर्न में होगा यहाँ पर, दोनों मीट करेंगे कि नहीं, यही पॉइंट हमें फाइंड करना रहेगा। इसमें क्या है, इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। दोनों दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सोनिया 18 मिनट ले रही है, रवि 12 मिनट ले रहा है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट लोएस्ट पॉसिबल नंबर फाइंड करना है जो कि 18 मिनट को, 18 मिनट, जिससे 18 मिनट भी डिवाइड हो जाए, जिसको 18 मिनट भी डिवाइड कर दे और जिसको 12 मिनट भी डिवाइड कर दे। तो वो क्या हो सकता है, वो सिर्फ एलसीएम हो सकता है। तो हम एलसीएम जब 18 और 12 का लेंगे तो क्या आएगा, 36। 36 मिनट एक ऐसा टाइम है जहाँ पे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। आई थिंक मैंने काफी टाइम लेकर इसको समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ में भी आया होगा। तो इस तरीके से इसको करिए, और एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। चलिए, अब ये एक और क्वेश्चन है। देखिए, अब ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सिमिलर है जो अभी हम लोगों ने पिछला वाला क्वेश्चन किया उसके ही, उसमें और इसमें
काफी सिमिलैरिटीज हैं। अब देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ये बोल रहा है ट्रैफिक लाइट है एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग, change after every 40 feet second, 72 second, 108 second respectively. If they change simultaneously, अगर वो सभी चेंज हुई एक साथ हो जाए, तो एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट। आपको कहीं से ये इंडिकेट हो रहा है कि हमें एक ऐसे नंबर चाहिए जो कि डिविजिबल हो 48 से, 72 से, 108 से। कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है क्या इसमें? क्योंकि हमें वो टाइम चाहिए जहाँ पे ये तीनों चेंज हो, मतलब एक समय चाहिए, है ना? कुछ फील आ रहा है आपको इस तरीके का? आप उसको सोचिए, बैठिए सोचिए कि हाँ ऐसा है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 48 सेकंड्स दिया हुआ है, 72 सेकंड्स दिया है, 108 सेकंड्स दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 48 सेकंड्स दिया हुआ है, 72 सेकंड्स दिया हुआ है, 108 सेकंड्स दिया हुआ है। तो देखिए आपको ऐसा लग रहा है क्या कि हमें एक ऐसा लोएस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए जो कि एलसीएम की डेफिनेशन भी है, जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे, जिससे वो नंबर पूरी तरीके से इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज। अब देखिए अगर हम ये फाइंड कर लें एलसीएम ऑफ 48, 72, 108, तो हमें वो टाइम पता चल जाएगा जहां पे ये विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट। जब ये चेंज होंगी साथ साथ, तो 48 का क्या हो जाएगा, 48 का अगर हम एलसीएम निकालने की कोशिश करें तो 48 को अगर हम लिखें ऐसे, 4 4 से 16, 2 की पावर 4 इंटू 3, 72 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 72 की अगर हम बात करें 72 को यहाँ रख लेंगे, 2 इंटू 2 8 16, 2 9 18, 3 इंटू 3, क्या आ रहा है, 2 क्यूब 3 स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 108, 108 2 स्क्वायर 3 क्यूब। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 48, 72, 108, 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3, कितना बन रहा है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 6 9 जा 54, 144, ये बन रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई इसमें, मुझे ऐसा लगा। चेक करें एक बार, 4 4 जा 16, 32 तो 48, 8 9 जा 72, 4 27 27, 4 जा
एलसीएम क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, ये 2 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 13, 3 1 जा 3 1 4, 432 सेकंड्स आ जाएगा। मतलब 7 बजे हुई, 7 बजे के बाद 432 सेकंड्स को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा मिनट, 1 मिनट 32 डिवाइडेड बाई 60, 7.2, 7 मिनट 7.2 मिनट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 बजकर 7 बजकर 7 मिनट पे और 12 सेकंड्स, ये इतने टाइम पर फिर से लाइट जो होगी वो चेंज होगी। यही इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आ भी जाता है ये वाला, लाइट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कंफ्यूजन ये रहता है एलसीएम लगाए, एचसीएफ लगाए, तो एलसीएम लगता है इसमें, और एलसीएम क्यों लगता है इस चीज को पहले आप समझिएगा, क्यों लगता है एलसीएम। नाउ ये क्या है, ये एचसीएफ का क्वेश्चन है। हो क्या रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स की आर्मी कंटिजेंट है, ये मान लीजिए ये आर्मी है, आर्मी कंटिजेंट चल रही है। ठीक है, आर्मी बैंड है इसके आगे, इस तरीके से एक आर्मी बैंड दिया हुआ है, आर्मी बैंड चल रहा होगा इसके आगे। ये आर्मी बैंड इसके आगे चल रहा होगा, ये मान लीजिए 32 मेंबर का वो होगा, और ये क्या होंगे, ये 616 होंगे। तो 2 ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है, देखिए दो चीजें होती है, पहली होती है रो, दूसरी होती है कॉलम्स। कॉलम्स, ठीक है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इस तरीके से चलता है। कॉलम्स क्या चलते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरीके से है। अब देखिए क्या निकालना है इसमें, 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए हमें, एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 616 मेंबर्स को भी ले ले और 32 को भी ले ले। आपको कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है कि पहली चीज तो कॉलम्स बन रहे हैं, तो उसमें जो लोग होंगे वो एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक लगे होंगे। कॉलम्स बन रहा है, हो सकता है 10 कॉलम बने, हो सकता है 50 कॉलम बने, और उतने ही कॉलम्स जो होंगे वो आर्मी बैंड के भी कॉलम्स बनेंगे, उसमें नंबर ऑफ लोग जो होंगे वो सेम होंगे, उसमें नंबर ऑफ लोग सेम होंगे कि नहीं होंगे ये ये मैटर नहीं करता। वैसे नंबर ऑफ जो लोग होंगे वो सेम नहीं होंगे, क्योंकि 616 मेंबर्स और आर्मी बैंड 32 है और कॉलम सेम है, तो नंबर ऑफ जो, तो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। हमारा क्या मानना है कि 616 मेंबर्स हैं,
तो 616 मेंबर्स में अगर हमें निकालना है कॉलम निकालना है तो हम HCF निकालेंगे सबसे पहले। HCF ऑफ 616 और 32 का 616 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो क्या आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 11। 32 के करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। HCF क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 616 और 32 कॉमन क्या है? 8। तो होगा क्या? आप देखिए, अगर 32 बैंड 32 आर्मी मेंबर्स हैं तो कैसे होगा? कॉलम कितने? 8। 1 4 5 6 7 8। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 1 2 3 4। 1 2 3 4, सब में 4 मेंबर्स होंगे। ठीक, ये तो आर्मी बैंड की बात हो गई। सिमिलरली जब आर्मी के लोग होंगे 616 मेंबर्स, वो भी ऐसे ही आएंगे। तो 616 को अगर 8 कॉलम में मेंबर्स डिवाइड करें तो कितने आएंगे? 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 77 मेंबर फर्स्ट कॉलम में आएंगे। सिमिलरली दूसरे कॉलम में भी 77 मेंबर आएंगे। सिमिलरली तीसरे कॉलम में भी 77 मेंबर आएंगे। सिमिलरली चौथे कॉलम में भी 77 मेंबर आएंगे। सिमिलरली ऐसे कॉलम कर करके इस तरीके से बनेगा, पूरा आर्मी की कंटेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, समझ गए आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो होता है बोर्ड एग्जाम, इसी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे पास P दिया हुआ है, हमारे पास Q दिया हुआ है, और वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं। देन एलसीएम ऑफ P एंड Q इज क्या दिया हुआ? हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास P कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 3 इंटू 3 A स्क्वायर B की पावर 4। Q क्या दिया हुआ है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू ए क्यू इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है पी एंड क्यू का। तो कैसे निकालेंगे? टू की हाईएस्ट पावर यहाँ इन दोनों में कौन सी है? 2 स्क्वायर है। 3 की हाईएस्ट 5। ए की हाईएस्ट पावर क्या है? ए क्यू है। बी की हाईएस्ट पावर बी 4 है। तो कितना आ गया? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 5 जा 20, 180 ए क्यू इंटू बी की पावर। देखिए, जब आपको कॉन्सेप्ट एलसीएम का एंड एचसीएफ का क्लियर होगा तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होंगे बहुत आसानी से होंगे, और ये पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स में, ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो अब देखिए, इस ये जो अब जो शुरू हो रहा है ना, वो एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाता है। तो पहली चीज ये थ्योरम है, इससे कनेक्टेड ये इर्रेशनल नंबर रूट टू इर्रेशनल है कि नहीं है वो है, और साथ साथ इसमें यूटिलाइजेशन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इसमें यूटिलाइजेशन भी है। तो अब हम इस चीज को समझेंगे बहुत आराम से कि क्या हो रहा है और कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी हमारा क्या दिया हुआ है, पी प्राइम नंबर है, ठीक है। लेट पी बी ए प्राइम नंबर। इफ p divides a square then p divides a where a is a positive number, पॉजिटिव इंटीजर। देखिए अब इसको हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे, यहाँ ऐसा है, ये बात, ये स्टेटमेंट ठीक है। पहला क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए का, अगर हम ए को, ए का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, ए का प्राइम फैक्टराइजेशन करें p1 p2 p2 p3 pn, pn तक आएगा। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं। ए क्या है, एक कोई कंपोजिट नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स ही हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारे अलग अलग हो सकता है सिमिलर भी हो सकता है अलग अलग भी हो, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो, अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो क्या आया, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गए। अब गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, p डिवाइड्स ए स्क्वायर। p डिवाइड्स ए स्क्वायर मतलब इसका मतलब क्या है, p जो है वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर का है, तभी तो डिवाइड कर रहा है। Therefore, from the fundamental theory of arithmetic, अगर ये दिया हुआ है तो p वन ऑफ द फैक्टर प्राइम फैक्टर है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, तो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। वो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, यूनिक होंगे, और उनका ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। यही तो कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका मतलब ये हुआ, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ये है p1 p2 p3 pn तक। p जो है वो उनमें से ही कोई एक होगा, और a को क्या मान के रखा है, a को हमने मान रखा है p1 p2 p3 pn मान के रखा है, तो p डिवाइड्स ए स्क्वायर। बहुत सिंपल सी चीज है, इसको समझिए, क्योंकि रूट टू इज इरेशनल है कि नहीं है, इसमें ये यूटिलाइजेशन हो। अब देखिए हमने ये माना, हमने ये पूरी चीज समझ ली। अब हम ये देखेंगे रूट टू इरेशनल है तो क्यों है, ये अब हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम ये देखते हैं कि रूट टू इज इरेशनल, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट टू इज रैशनल। हम ये मान लेते हैं कि रूट टू रैशनल है, इरेशनल नहीं। अगर रूट टू रैशनल है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये निकालेंगे कि रूट टू रैशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। क्यू इसमें क्या किया गया, क्योंकि रूट टू को रैशनल माना गया है इसलिए r अपॉन एस लिख दिया गया, कुछ भी लिख सकते हैं, और s इज नॉट इक्वल टू 0। वही मतलब है, p बाई क्यू के फॉर्म में है तो इसमें r बाई एस से उन्होंने इंडिकेट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है, ये r बाई जो s है ना, सपोज r and s have a common factor other than 1, ये अभी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं, हम ऐसा कह सकते हैं ये कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए 4/6 हम ले लें, 4/6 रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल, बट ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो वही जब हमने इसे सिंप्लीफाई
फॉर्म में किया। अब देखिए 2 और 3 कोप्राइम भी है। कोप्राइम नंबर वो नंबर जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं या फिर खुद से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इन्हें हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो a बाई बी के फॉर्म में आ गए। आपको समझ में आ गया? अब देखिए जब हमने इसको b√2 लिखा, b से मल्टीप्लाई किया हमने इज इक्वल टू a लिखा, तो हमने फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी एंड रीअरेंजिंग कर दिया, तो 2b² इज इक्वल टू a² हो गया। अब शुरू होता है असली खेल। इसमें क्या बोल रहा है, इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। इसमें क्या आ रहा है, इफ 2 डिवाइड्स a² then 2 divides a, तो a बाई 2 इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कोई सी नंबर। जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आया, a इज इक्वल टू 2c आया। हमारा a² किसके बराबर है, 2b² के बराबर है। तो b² हमारा किसके बराबर आ गया, 2c² के बराबर आ गया। कितना क्लियर हुआ? अब वही फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगाई, 2 डिवाइड्स b² तो 2 डिवाइड्स b। ठीक, 2 डिवाइड्स b, अगेन यूजिंग थ्योरम, वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज कर रहे हैं। तो आप एक चीज देख रहे हो, हमने क्या माना हुआ है, हमने माना ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। मतलब को प्राइम नंबर्स यहाँ पे मानने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी, ए एंड बी या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे। ठीक, तो लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें तो हर बार ये आ रहा है a is divided by 2, b is divided by 2, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी का कॉमन फैक्टर 2 होगा तभी तो डिवाइड होगा। लेकिन हमने तो ये माना हुआ है कि ए एंड बी का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं अदर देन 1। इससे ये प्रूव होता है कि √2 जो होगा वो रैशनल नहीं है, √2 इरैशनल है। समझ में आया? ये है, ये थ्योरम को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेगा, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिएगा। आपको समझ नहीं आया फिर से इसको देखिए, फिर से समझने की कोशिश करिए और बहुत क्लियर मैंने समझाने की कोशिश करिए। ये मत देखिएगा कि हाँ ये इन्होंने ऐसे समझा दिया, बट आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। अभी हम एक्सरसाइज भी करेंगे, फिर मैं आपको पूरा करके भी दिखाऊंगा अच्छी तरीके से, है ना। आपको मैक्सिमम मार्क्स किस तरीके से गेन करने हैं वो देखना है ना। चलिए, अब √3 इज इरेशनल, ये हम क्या करेंगे, ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे। हम ये मानेंगे है हमारे पास, हमारे पास क्या होगी, r/s के फॉर्म में होगी, और आर एंड एस जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, आर एंड एस हमारे रैशनल नंबर हमेशा पी एंड क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आर एंड एस आर इंटीजर्स एंड एस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
जब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो √3 इज इक्वल टू a/b हो जाएगा। a एंड b आर को-प्राइम्स। ठीक है। अब जब हम इसे a एंड b को इस तरीके से मानेंगे तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3b का होल स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है इतना। तो ये क्या है, तो हम जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को याद करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नहीं है, जब हम ये याद करेंगे कि when p divides a square then p divides a, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 divides a square then 3 divides a। इतना क्लियर हो। तो a/3 इज इक्वल टू c मान लेते हैं हम इसको। तो a इज इक्वल, जब इनको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। एक और चीज देखने की है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर भी है, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। इतना आ गया। ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम ये देखेंगे सेम चीज, when p divides a square then when 3 divides b square then b, but they are co-primes as assumed here. A and b both have 3 as common factor, so √3 is irrational power wrong। समझ में आया? तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। पूरा डिवाइड डिवाइड करके लिखना पड़ता है पूरा, ये इस तरीके से लिखिए पूरा, तब आपको मार्क्स मिलेगा। 5 minus √3 is irrational। ठीक है। हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम, assumption 5 minus √3 is rational। 5 minus √3 is equal to p by q। 5 minus p minus q is equal to √3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ये रैशनल नंबर है, 5 रैशनल नंबर है, p by q रैशनल नंबर है, एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर with rational number remain rational number। ठीक।
तो इसका मतलब ये हुआ √3 भी हमारा रैशनल नंबर हो गया. बट as we proved that √3 is rational. So our assumption is wrong. 5 minus √3 is irrational. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे 3/√2 इज irrational. हम क्या देखेंगे, एज्यूम करेंगे, एज्यूम 3/√2 इज रैशनल. तो 3/√2 p/q के फॉर्म में लेंगे हम. √2 is equal to p/q into 3. A rational number divided by a rational number रैशनल नंबर. ठीक, ये भी रैशनल नंबर हो, बट एज वी प्रूव्ड रैशनल. तो our assumption is from 3 ठीक है. देखिए √5 इज इरेशनल. अब आपको ये क्वेश्चन करना है. हम लोगों ने क्या क्या देखा, √2 देखा, √3 देखा. सेम पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, √5 के लिए भी चलेगा. आप एग्जाम में √2 भी पूछा जाता है, √3 भी पूछा जाता है, √5 भी पूछा जाता है. तो इनको प्रिपेयर करिए अच्छे से. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं. ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 6. सेम एज एग्जाम्पल 6 एनसीईआरटी. ठीक है. इसमें क्या करना है, सेम एज एग्जाम्पल 6. ये भी क्वेश्चन बहुत ही, ये कहिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे. 3√2 इज इरेशनल. चलिए मैं ये वाला करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करते हैं. हमने क्या किया, 1/√2 को फर्स्ट हम देखते हैं. 1/√2 को हमने क्या किया, p/q के फॉर्म में लिख लिया. ठीक है. तो और इसे रैशनलाइज कर दिया तो कितना आ जाएगा, √2/2 इज इक्वल टू p/q. तो √2 इज इक्वल टू p/q इंटू 2. एक रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाई रैशनल नंबर, इट विल बी रैशनल नंबर. ये क्या है, ये रैशनल नंबर होना चाहिए, बट इट इज irrational. So our assumption is wrong. 1/√2 our assumption is wrong. 1/√2 is
ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। 1/√2 हमारा क्या रहेगा, इर्रेशनल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे और ये एग्जाम्पल की तरह सेम है, तो इस तरीके से आप ये दोनों को उठा करके क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए चैप्टर को अब हम एंड करते हैं। सारा का सारा एग्जाम्पल, सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं प्रॉपरली, उनको आप अच्छे से समझिए, करिए, तो आप फाइन, तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन होगा। ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और पहली चीज़ एनसीईआरटी पे होल्ड करिए, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए। कोशिश ये करिए कि 3-4-5 महीने में सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से लगा पाएंगे। और RS अग्रवाल और RD शर्मा में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी कर पाएंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकालना पढ़ा, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड है HCF LCM की, वो पढ़ा, सर्टेन थ्योरम्स जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनको पढ़ा, और हमने ये प्रूफ करने के लिए √3, √2, √5 ये इरेशनल नंबर है तो क्यों है, और उससे कनेक्टेड क्वेश्चन हम लोगों ने किए। चलिए, थैंक्स अ लॉट। आपने पूरा लेक्चर्स को सुना, एक बार फिर सुनिए और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तभी आपको रिमेम्बरेंस अच्छा रहेगा और आप अच्छी तरीके से इनको एग्ज़ाम में भी उसी तरीके से कर पाएंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा तो एक प्लान ये है कि 14th चैप्टर क्लास 10th की और ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 9th और क्लास 10th में, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, तो वो जल्द से जल्दी करा दिए जाएँ। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराया जाए, RS अग्रवाल को कराया जाए, RD शर्मा को कराया जाए, और फुल फ्लेश्ड कोर्स को डिज़ाइन कर दिया जाए, जिससे कि क्लास 10th और क्लास 9th के स्टूडेंट्स को कोई भी किसी भी तरीके की मैथ्स में प्रॉब्लम ना हो। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।